हेलो बच्चों, हम लोग अपना अध्याय 6 पढ़ रहे हैं। पहले की वीडियोस में आपने देखा कि हमने पढ़ा था कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स क्या चीज़ हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तथा उनकी रासायनिक संरचना, ये सारी चीज़ें हम अपने पहले की वीडियो में देख चुके हैं। आज के अपने इस वीडियो में बच्चों जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डीएनए का वॉटसन एवं क्रिक मॉडल। आपको मैं ये बात बता दूं कि ये नाम हालांकि आप 11th क्लास में भी सुन चुके हो और आपने ये चीज़ 10th में भी पढ़ी है, ठीक है। लेकिन 12th की पर्पज़ से अगर मैं आपको बताऊं, बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बताऊं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, इसलिए इसे आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है। और आप लोग अपनी एनसीईआरटी की किताब तो पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। तो जो मैं आपको नोट्स लिखवा रही हूँ, समझा रही हूँ, वो सब चीज़ तो आप पढ़ो ही, ध्यान से सुनो ही, लिखो भी, लेकिन अपनी एनसीईआरटी किताब को भी पढ़ना मत छोड़ना, ठीक है। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डीएनए का वॉटसन एवं क्रिक मॉडल। डीएनए का पूरा नाम आप लोगों को पता ही है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक। ए से बनता है एसिड, इसे हम हिंदी में अम्ल कह देते हैं। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए का पूरा नाम, ठीक है। तो वॉटसन और क्रिक मॉडल क्यों कहा जाता है, ये वैज्ञानिकों के नाम है। वॉटसन का पूरा नाम था जेम्स वॉटसन, ठीक है, और क्रिक वैज्ञानिक जो थे उनका पूरा नाम था फ्रांसिस क्रिक। इन दोनों ने नोबेल प्राइज़ भी प्राप्त किया इसके लिए, और इन्होंने डीएनए का एक मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने ये बताया कि जो न्यूक्लियोटाइड के जो घटक होते हैं, आपको पता ही है नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, ठीक है, पेंटोज शर्करा होता है, फॉस्फेट ग्रुप। तो इन्होंने बताया कि ये तीनों चीज़ किस हिसाब से डीएनए में क्रम में व्यवस्थित रहती है, इसका उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, वो ये है कोशिका, ठीक है। ये एक सामान्य संरचना मैं बना रही हूँ, ये है कोशिका, ये है केंद्रक, क्या है ये केंद्रक। तो केंद्रक के अंदर एक पदार्थ की प्राप्ति का जो पता लगाया था, उन वैज्ञानिक का नाम था फ्रेडरिच मेस्चर। आप ये नोट करेंगे नाम, फ्रेडरिच मेस्चर, ठीक है, ये वैज्ञानिक का नाम था। इन्होंने 1869 में केंद्रक में उपस्थित पदार्थ का पता लगाया, ठीक है। और उस पदार्थ का नाम क्या रख दिया उन्होंने, उस पदार्थ का नाम रख दिया उन्होंने न्यूक्लियन। क्या नाम रख दिया, न्यूक्लियन। तो आप मेरी बात फिर से समझेंगे। आपको पता है ये है कोशिका, ये चाहे आपकी जंतु कोशिका हो चाहे आपकी पादप कोशिका हो, ये एक सामान्य संरचना मैंने बनाई है। सेंटर में जो चीज़ होती है उसे हम कहते हैं केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम, जिसे हम हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र पर डीएनए उपस्थित होते हैं जो कि आनुवांशिक पदार्थ हैं, ठीक है। लेकिन इन सबसे पहले क्या था, फ्रेडरिच मेस्चर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1869 में ये पता लगाया कि केंद्रक के अंदर भाई कुछ तो पदार्थ है, लेकिन उस पदार्थ का नाम अभी डीएनए नहीं पता चला, ठीक है। क्या उन्होंने पता लगाया कि भाई कोई तो पदार्थ इसके अंदर उपस्थित ज़रूर है, और उस पदार्थ का नाम उन्होंने क्या रख दिया, न्यूक्लियन नाम रख दिया। उस समय तक उन्होंने डीएनए कुछ नाम नहीं दिया कि ये डीएनए है या आरएनए है, ठीक है, ऐसा कुछ नाम नहीं दिया। उन्होंने जस्ट उस केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ का नाम रख दिया न्यूक्लियन, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि केंद्रक में उपस्थित न्यूक्लियन नामक पदार्थ का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था, तो आपको इन वैज्ञानिक का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है डीएनए के मॉडल की। 1953 में जेम्स वॉटसन एवं फ्रांसिस जेम्स वॉटसन एवं फ्रांसिस
कभी कभी किताबों में ये न भी रहता है, इस तरीके से भी रहता है, फ्रांसिस, ठीक है। क्रिक, 1953 में जेम्स वॉटसन एवं फ्रांसिस, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। ऐसे लिखेंगे फ्रांसिस। वॉटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था, ठीक, 1953 में। तो आपको इन वैज्ञानिकों का पूरा नाम भी याद रखना है। पूरा नाम नहीं अगर आपसे याद होता है तो आप जस्ट इनके सरनेम याद रख सकते हैं, वॉटसन और क्रिक, लेकिन पूरा नाम याद करोगे तो बेटा अच्छा रहेगा, ठीक है। और साथ में ये ईयर भी याद रखना है कि कौन से ईयर में उन्होंने ये डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस मॉडल के प्रमुख बिंदु कौन से थे। इस मॉडल के प्रमुख बिंदु कौन कौन से थे। मैं आपको शॉर्ट में लिखवाऊंगी, ठीक है। ये हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, आप पूरा सेंटेंस अपने आप बनाएंगे, ठीक है बच्चों। नंबर 1 आप लिखेंगे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, य की जगह बहुत जगह अ भी है, न्यूक्लियोटाइड आप कैसे भी लिख सकते हैं। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना हुआ जिसका आधार पेंटोज शर्करा तथा फॉस्फेट ग्रुप का बना हुआ है, ठीक है। तो पहले तो बच्चों जस्ट मैं आपको बिंदु लिखवा दूंगी, यानी कि इस मॉडल के प्रमुख पॉइंट्स क्या हैं वो मैं लिखवा दूंगी, उसके बाद मैं आपको चित्र के द्वारा ये सारी चीज़ें समझाऊंगी। तो इन्होंने बताया, वॉटसन एवं क्रिक वैज्ञानिक ने ये बताया कि ये जो डीएनए है ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना हुआ होता है, जिसका आधार आप याद रखेंगे, मैंने बताया था जो सीढ़ियों की जो रेलिंग होती है जिसे पकड़ के हम ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, वो किस चीज़ का बना हुआ है। इसे हम रज्जुक भी कहते हैं, इसे हम श्रृंखला भी कहते हैं। वो किस चीज़ की बनी हुई है, वो बनी हुई है पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप। आपको याद आ रहा होगा हमने डीएनए का मॉडल बनाया था, ये पॉइंट में मिटा देती हूँ क्योंकि अब हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट अपना लिखेंगे। आपको याद होगा मैंने ऐसे बताया था, ऐसा चित्र बनाया था पहले के वीडियो में, तो बताया था मैंने ये एसपी इस तरीके से ये बना रहता है, ठीक है। तो एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है यहाँ पर शुगर को कहते हैं हिंदी में शर्करा कौन सी, पेंटोज शर्करा। पी फॉर फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो आधार है बेटा, ये जो द्विकुंडलित है, जैसे सांप कुंडली मार के नहीं बैठा रहता है, तो इसी तरीके से ये जो डीएनए है ये कुंडली के रूप में व्यवस्थित रहता है, और ये जो आधार है ये किस चीज़ का बना हुआ है, पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप का। तो ये चीज़ आपके पहले पॉइंट में समझाई गई है। दूसरा बिंदु हम लिखते हैं, दूसरा लिखेंगे हम दोनों श्रृंखलाएं जिन्हें हम रज्जुक भी कहते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में स्ट्रैंड भी कहते हैं, STRAND। तो तीनों नाम आपको याद होने चाहिए कि जो मैंने आपको बताया द्विकुंडलित रूप जिसे जो बना हुआ है शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप का, उसको हम श्रृंखला भी कहते हैं, उसको हम रज्जुक भी कहते हैं, आधार भी कहते हैं, और इंग्लिश में स्ट्रैंड भी कहते हैं। प्रति समांतर
ध्रुवणता रखती है। एक सिरा 5' है तो दूसरा सिरा 3' होगा। ठीक है, तो इसमें क्या पता चला कि जो दोनों श्रृंखलाएं हैं वो प्रति समांतर ध्रुवणता रखती हैं। यानी कि इस हिसाब से अगर आप देखिए, ये बीच में की लाइन मैंने बना दी, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस मैंने बना दी, बीच में एक लाइन खींच दी। अब ये जो द्विकुंडलित डीएनए है ये इस हिसाब से अरेंज है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पहली श्रृंखला है ये एक निश्चित टाइम पे जाकर, एक निश्चित मोड़ पर जाकर ही मुड़ेगी। इसी हिसाब से ये जो दूसरी श्रृंखला है ये भी, अगर ये इसका 5' है तो ये वाला इसका 3' है, ये 3' है तो 5' है। ये 5' और 3' वाली बात मैं सारे पॉइंट्स लिखवाने के बाद बड़ा सा चित्र बनाकर समझाऊंगी। फिलहाल आप इसे इतना ही नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट जो आप लिखेंगे इसमें वो लिखेंगे डीएनए में भीतर की ओर नाइट्रोजनी क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। डीएनए में भीतर की ओर नाइट्रोजनी क्षार के नाम आपको याद ही होंगे कि प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स होते हैं। प्यूरिन्स आपके होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, और आपके पिरिमिडीन होते हैं साइटोसिन, थाइमिन। ये तो होते हैं डीएनए में। अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए में थाइमिन की जगह क्या हो जाता है बच्चों, यूरासिल हो जाता है। तो ये बता रहे हैं डीएनए में भीतर की ओर जो नाइट्रोजनी क्षार है वो आपस में कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, कौन से बंध के द्वारा आपस में जुड़े हैं, वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। कैसे, जैसे आप यहाँ लिखेंगे इस हिसाब से। आप यहाँ देखेंगे कि मैंने ए और टी, ए मीन्स एडेनिन, टी फॉर थाइमिन, जी फॉर ग्वानिन और सी फॉर साइटोसिन, ये इस तरीके से पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। यानी कि ये जो एडेनिन है ये थाइमिन के साथ ही जुड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि एडेनिन साइटोसिन या फिर ग्वानिन के साथ जुड़ जाएगा, या फिर ये ग्वानिन जो है ये थाइमिन और एडेनिन के साथ जुड़ जाएगा। नहीं, जो इनके सामने लिखे हैं मैंने, एडेनिन जो है ये थाइमिन के साथ पेयर बनाते हैं, जोड़ी बनाते हैं। ये जो ग्वानिन है ये साइटोसिन के साथ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो बंध क्यों बनाए हैं, ये दो लाइन क्यों खींची है, मतलब ये दो लाइन दिखा रही हैं हाइड्रोजन बंध। तो ये क्या चीज़ दर्शाए गए हैं, ये दिखाया गया है आपका हाइड्रोजन बंध। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है, एडेनिन और थाइमिन को आपस में जोड़े रखने के लिए कितने हाइड्रोजन बंध की आवश्यकता है, 2। और अगर मैं पूछूं ग्वानिन और साइटोसिन को आपस में जोड़े रखने के लिए कितने बंध की आवश्यकता है, तो 3। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बच्चे लोग यहाँ का यहाँ और यहाँ का यहाँ ले देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने बंध हैं, 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो ये भी हाइड्रोजन बंध है और ये भी हाइड्रोजन बंध ही है। ठीक है, ये चीज़ आपका हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो है डीएनए के मॉडल का, वो आप लिखेंगे नाइट्रोजनी क्षार ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा पेंटोज शर्करा से
पेंटोज शर्करा से जुड़े रहते हैं। ये चीज़ हालांकि मैं आपको पहले के वीडियो में चित्र के द्वारा समझा चुकी हूँ, जब मैंने पेंटोज शर्करा बनाए थे। डीऑक्सी राइबोज शर्करा बनाया था और दूसरी साइड मैंने राइबोज शर्करा बनाया था। फिर मैंने आपको जोड़ के बताया था N, जो कि नाइट्रोजनी क्षारक या नाइट्रोजनी क्षार दर्शा रहे थे कि उन दोनों के मध्य जो बंध होता है उसका नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बंध। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजनी क्षार है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, वो सब पेंटोज शर्करा से कैसे जुड़े रहते हैं? वो ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। अगला पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, 5वां पॉइंट जो आपका होगा वो होगा डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ पर व्यास का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर व्यास का मतलब हो गया नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी, नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी। ठीक है, तो जो डीएनए का व्यास होता है बच्चों, वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। चित्र के द्वारा समझा दूंगी और अच्छे से फिलहाल आप नोट कर लीजिए। 6वां पॉइंट इसमें लिखेंगे 10 न्यूक्लियोटाइड को एक पिच कहते हैं। 10 न्यूक्लियोटाइड को एक पिच कहते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, जो कि हमारे आंसर के मुख्य पॉइंट्स होते हैं, उन्हें आप अंडरलाइन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हासिल करने के बहुत अच्छे ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो जो भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको मुख्य पॉइंट्स लग रहे हैं अपने आंसर के, उन्हें आप अंडरलाइन ज़रूर करेंगे, उन्हें हाईलाइट ज़रूर करेंगे। ये भी मैं आपको चित्र के द्वारा समझाऊंगी कि कैसे 10 न्यूक्लियोटाइड को एक पिच कहा जाता है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे जो कि 7वां पॉइंट है, एक पिच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक पिच की जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। 8वां पॉइंट लिखेंगे 2 न्यूक्लियोटाइड की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये आपके डीएनए मॉडल के 8 पॉइंट है। हालांकि इन पॉइंट्स को अगर आप थोड़ा सा और छोटा करके लिखें तो आप इनके 10 भी बना सकते हैं। ऐसे तो आप इस आंसर को कितना भी खींच सकते हैं, लेकिन जो मुख्य पॉइंट्स हैं जो आपको कम से कम याद होने चाहिए डीएनए के वाटसन एवं क्रिक मॉडल के अंदर के मुख्य पॉइंट्स, वो ये कम से कम 8 तो होने ही चाहिए आपको याद। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को एक बार हम चित्र के द्वारा समझते हैं। इन सारी चीज़ों को हम चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझो कि यहाँ पर मैंने 2 श्रृंखलाएं बना दी। श्रृंखला को हम रज्जुक भी कहते हैं, आधार भी कहते हैं, स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो बच्चों ये जो 2 श्रृंखलाएं हैं, इसके एक एंड पे, इसके एक पॉइंट पे आप कह सकते हैं, तो मैंने लिखा है 5 ठीक है, इस कॉमा को हम पढ़ते हैं 5 और जहाँ पर ये वाला ख़त्म हो रहा है एक श्रृंखला, उसके दूसरे सिरे पर मैंने लिखा है 3 ऐसे ही यहाँ पर अगर हम दूसरी श्रृंखला की बात करें
इसके पहले सिरे पे मैंने लिखा है 3 डैश, और जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पर लिखा है 5 डैश। तो ये बात आती है कि ये 5 डैश और ये 3 डैश है क्या। 5 डैश बच्चों क्या रहता है, ये एक तरीके से बनाया गया है, डीएनए का एक छोटा सा भाग लिया है। डीएनए तो बहुत लंबा है, मतलब हमारे शरीर में ऐसा नहीं कि बहुत छोटे रूप में ये मौजूद है, ये मतलब कुंडली मार के बैठा है और ये बहुत 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 लंबा होता है। इसका जस्ट एक छोटा सा भाग यहाँ पर दिखाया गया है। तो 5 डैश क्या है, 5 डैश आपको याद आ रहा होगा कि हमने ये लिखवाया था आपको कि जो 5वें कार्बन पर पेंटोज शर्करा से क्या चीज़ जुड़ी रहती है, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये वो बात है। तो 5 डैश का मतलब क्या है कि यहाँ पर इस बिंदु पर ये 5वां क्या है, कार्बन है, कार्बन की संख्या है, 5वां कार्बन, तीसरा कार्बन। ठीक है, तो ये नंबर क्या चीज़ है, ये कार्बन की संख्या है कि डीएनए में जो 5वें नंबर का कार्बन है उस पर क्या चीज़ जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है। अब यहाँ लिखेंगे 5वें कार्बन पर फॉस्फेट। 5 डैश का मतलब क्या हो गया बच्चों, 5वें कार्बन की बात हो रही है यहाँ पर, और 5वें कार्बन पर क्या चीज़ जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट समूह। यानी कि यहाँ पर क्या चीज़ थी, पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा का जो 5वां कार्बन है उस पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं इसके तीसरे डैश की। क्या बात है यहाँ पर ये बात है कि इस तीसरे कार्बन पर क्या चीज़ जुड़ी हुई है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, आप लिखेंगे तीसरे कार्बन पर OH हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आप डीएनए में कहीं पर भी ये 5 डैश और 3 डैश वाली बात सुने पढ़ें तो तुरंत समझ जाएं कि ये 5वें और तीसरे कार्बन की बात हो रही है। 5वें कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट समूह, आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही तीसरे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल समूह, जिसे हम OH से दर्शाते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब वही वाली बात पढ़ते हैं कि डीएनए मॉडल में हमने जो पढ़ी कि ये जो इसकी श्रृंखला होती है, आधार होती है, ये किस चीज़ की बनी हुई है, SP पूरे में SP ही SP है। ठीक है, इस तरीके से पूरे में आप यहाँ पर लिख देंगे। सुंदर सा आप अपनी कॉपी में चित्र बनाएंगे और मुझे भेजेंगे। ये नहीं कि आपने पेन उठाया और बना दिया। चित्र को हमेशा से नुकीली पेंसिल से बनाया करो, पहले भी समझाती आ रही हूँ आपको हमेशा से ही। यूँ नहीं कि अपना बॉल पेन उठाया, चित्र बना दिया, काम खत्म, ऐसा नहीं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपको बनाना है। यहाँ पर तो मैं ब्लैक बोर्ड में आपको रफ तरीके से समझा रही हूँ, लेकिन आप चित्र अपनी किताब से देखकर बहुत ही अच्छे ढंग से बनाएंगे। ठीक है, SP इस तरीके से। अब आपको पता है, कई बार बता चुकी हूँ, S का मतलब है शुगर यानी कि शर्करा, P का मतलब है फॉस्फेट ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये जो पूरी श्रृंखला है ये बनी हुई है S और P की। अब आपने अगला पॉइंट क्या लिखा था कि ये समानांतर चलती रहती है, यानी कि एक दूसरे में कुंडली मार के दूसरे के साथ ये बैठी रहती है। ये नहीं कि ये अपनी अकेली चल रही है कहीं, दूसरी कहीं अकेली चल रही है, नहीं, दोनों एकदम समांतर, बराबर बराबर अंतर पर एक दूसरे को लेकर और बराबर बराबर अंतर का ध्यान रखते हुए पूरे शरीर में फैली रहती है। इसका मतलब ये है। अब भीतर की ओर इनमें क्या रहते हैं, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन क्षार, मान लो यहाँ पर A है, तो मैंने आपको पॉइंट में क्या लिखवाया है, जो A है वो किसके साथ जोड़ी बनाएगा, वो T के साथ बनाएगा। तो T दूसरी श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ होगा, A इससे आ गया, T इससे आ गया। अब ये A और T किससे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। कितने हाइड्रोजन बंध हैं इनके बीच, 2 है। ऐसे मान लो पहली श्रृंखला में G है, तो दूसरी श्रृंखला से क्या होगा, C होगा। ठीक है, तभी ये जुड़ सकते हैं आपस में। इनके मध्य कितने हैं, 3 है। ऐसे ही फिर से मान लो पहली श्रृंखला से T है, तो दूसरी श्रृंखला से क्या आ गया, A आ गया। इनके मध्य कितने बंद हो गए, 2 हाइड्रोजन बंद हो गए। ऐसे यहाँ से C है, दूसरे से आ गया G, तो इसके मध्य 3 हो गए। इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ सिर्फ एक को बनाया है, आप बाकी के सभी में दर्शाएंगे नाइट्रोजनी क्षारक कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से मान लो बना दिया, A B C G, ये G हो गया, यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर T हो गया, यहाँ पर A हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर मान लो मैंने T बना दिया, यहाँ पर A बना दिया, कुछ भी हो सकता है वो क्रम।
ठीक है, लेकिन आप इसे अच्छे से सुंदर तरीके से बनाएंगे पूरा। अब अगली चीज़ जो आपने लिखी थी कि जो डीएनए का व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? अगर मैं ये चीज़ थोड़ी देर के लिए मिटा दूँ क्योंकि जगह नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन नाइट्रोजन क्षार के बीच में ये जो दूरी है इसे कहते हैं व्यास। ये कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम। कि मान लो एक ए यहाँ से आ रहा है, टी यहाँ से आ रहा है, तो ये जो इनके बीच में दूरी है, ये जो व्यास है, ये कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इसे कहते हैं डीएनए का व्यास। यानी कि ये जो पूरी चीज़ है, जितने में ये डीएनए फैला हुआ है पूरा एक तरीके से, तो इसे हम कहते हैं क्या? व्यास। कितनी है ये? 20 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी दूरी है वो पूरी हमारी कहलाई जाएगी डीएनए का व्यास। अगली जो चीज़ है वो है 10 न्यूक्लियोटाइड को एक पिच कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? अगर हम बात करें एक न्यूक्लियोटाइड किन चीज़ों से बना है, तो अब तक तो आपको रट जानी चाहिए ये चीज़ें कि एक न्यूक्लियोटाइड 3 घटक से बना हुआ होता है। पहला होता है नाइट्रोजन क्षारक, दूसरा होता है आपका पेंटोज शर्करा, तीसरा होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप। तो 10 न्यूक्लियोटाइड को एक पिच, यानी कि एक ये ATA और शुगर फॉस्फेट ये, एक ये न्यूक्लियोटाइड, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये, 10वां ये। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नाम देते हैं एक पिच। क्या नाम दिया हमने इसको? एक पिच। यानी कि इस एक पिच के अंदर टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। कैसे ये गिनो? एक AT भी है, साथ में शुगर और फॉस्फेट भी ले लिया। ऐसे ही GC है, साथ में इसके साथ जुड़ा हुआ फॉस्फेट और शुगर ले लिया। तो 2 इस तरीके से, तीसरा इस तरीके से, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो यहाँ से लेकर पूरे जी 10 न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहते हैं? एक पिच कहते हैं। और इस एक पिच की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक अगर हमने नापा तो ये कितना हो गया? ये हो गया 34 एंगस्ट्रॉम। कितना हो गया? 34 एंगस्ट्रॉम। इस एक पिच की दूरी कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पता होगा कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। ये आप मुझे लिख के बताएंगे। कुछ 10 की पावर -10 अगर कुछ याद आ रहा हो आपको, बता भी दिया मैंने आपको आंसर। ये सारी चीज़ें तो आपको 12th क्लास में तो बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि 11th में आप इस तरीके के अपने बेसिक क्लियर कर चुकी हो। ठीक है, तो बच्चों एक पिच की दूरी आपको समझ में आ गई कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। अब 2 न्यूक्लियोटाइड की दूरी कैसे निकालेंगे? एक पिच में तो है 10 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब आपको 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी निकालनी, यानी कि A और T, G और C, इनके बीच में दूरी कितनी है? कैसे निकालेंगे? 34/10 कर देंगे। 10 की दूरी तो 34 है। इनमें से एक पिच की मतलब एक के बीच में दूरी कैसे निकालेंगे? इन दोनों के मध्य दूरी कैसे निकालेंगे? 34/10 किया तो कितना आ गया? 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना आ गया? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये होता है एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड की बीच की दूरी। पहला न्यूक्लियोटाइड तो ये हो गया A और T, साथ में शुगर और फॉस्फेट। दूसरा न्यूक्लियोटाइड G और C, शुगर और फॉस्फेट। तो इन दोनों के बीच की दूरी हो गई हमारी 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये सुंदर सा चित्र आप अपनी किताब से देखेंगे और बनाएंगे बच्चों, ठीक है। आगे बात समझ में आपको? तो बच्चों आज के इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। अपने अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अभी तक हम कहते तो हैं कि डीएनए जो है वो आनुवंशिक पदार्थ है, क्योंकि अब ये सिद्ध हो चुकी है बातें। लेकिन पहले के जो वैज्ञानिक थे वो इस चीज़ में डाउट करते थे कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है या फिर प्रोटीन। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि गुणसूत्र के ऊपर डीएनए स्थित है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुणसूत्र में डीएनए भी होता है स्थित और साथ में प्रोटीन्स भी स्थित होते हैं। तो ये कैसे बात सिद्ध हुई कि डीएनए ही एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और फिर जनक से बच्चों में लक्षण ट्रांसफ़र होते हैं। ये चीज़ कैसे सिद्ध हुई? तो ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है। धन्यवाद।